नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नारायण आईटी जयपुर में। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर फैक्टर मीटर, शक्ति गुणक मीटर। ठीक है, अब शक्ति गुणक या पावर फैक्टर मीटर की मैं बात करूं तो पावर फैक्टर मीटर एक ऐसे यंत्र होता है जो अपने दो प्रकार की जो सप्लाई होती है, एसी और डीसी। तो उसमें एसी सप्लाई जब हम लोग अपने लोड पर आरोपित करते हैं तो लोड की यदि मैं बात करूं तो लोड अपने तीन प्रकार के होते हैं, आर, एम और सी। रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। इन तीन प्रकार के लोडों में वोल्टेज और करंट इन दोनों राशियों में कुछ ना कुछ कोण अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो उस उत्पन्न हुए कोण अंतर को मापने के लिए जिस मीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं वो मीटर ही अपना पावर फैक्टर मीटर कहलाता है। अब देखो इन दोनों राशियों में किस प्रकार से जो अंतर उत्पन्न होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से होता है। तो देखो रेजिस्टिव परिपथ की यदि मैं बात करता हूं तो रेजिस्टिव परिपथ के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों राशियां जो होती है वो अपनी इन फेज रहती है, दोनों राशियां अपनी इन फेज रहती है। यदि मैं इंडक्टिव लोड की बात करूं तो इंडक्टिव लोड के लिए कहा जाता है कि इसके द्वारा विद्युत धारामान परिवर्तनों का विरोध किया जाता है और विरोध होने के कारण जो करंट होती है वो 90 डिग्री वोल्टेज से पिछड़े जाती है। तो इसके अंदर वोल्टेज जो रहती है वो 90 डिग्री आगे रहती है और करंट जो रहती है वो 90 डिग्री पीछे रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों राशियों में जो अंतर उत्पन्न होता है वो 90 डिग्री का उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर कैपेसिटिव लोड की यदि मैं बात करता हूं तो उस दौरान वोल्टेज और करंट दोनों राशियों में करंट जो रहती है वो लीड अवस्था में रहती है और 90 डिग्री आगे चलती है। वोल्टेज जो होती है वो इस करंट से 90 डिग्री पीछे चलती है। मतलब अगर इनके ग्राफ की मैं बात करूं, वेक्टर आरेख की मैं बात करूं तो इनका बनने वाला जो वेक्टर आरेख होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। 90 डिग्री का, ठीक है। और कैपेसिटिव जो लोड लगाते हैं हम लोग वो ठीक इस इंडक्टिव लोड का अपोजिट होता है। इसमें भी अंतर जो रहता है वो 90 डिग्री का रहता है। पर इनके वेक्टर आरेख की यदि मैं बात करूं तो कुछ इसका वेक्टर आरेख कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इन राशियों की वजह से इन राशियों में जो विकार उत्पन्न होता है, जो कोण अंतर उत्पन्न होता है, उसकी गणना करने के लिए पावर फैक्टर मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये शक्ति गुणक होता क्या है, ये विकार जो उत्पन्न होता है वो किस वजह से होता है, क्या कारण है। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं पहले शक्ति गुणक की। मीटर जो है, मीटर अपना केवल और केवल जो अंतर होगा उसको मापने का काम करेगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, पहले बात करते हैं हम लोग शक्ति गुणक की। शक्ति गुणक की पावर फैक्टर। ठीक है, देखो शक्ति गुणक का मतलब होता है कि एसी परिपथों में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है वो अनुपात ही अपना शक्ति गुणक कहलाता है। मतलब वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है ये अनुपात ही अपना पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब वास्तविक शक्ति की यदि मैं बात करूं तो वास्तविक शक्ति का मतलब होता है उपकरण के द्वारा की जाने वाली एक्चुअल शक्ति खपत। उपकरण के द्वारा की जाने वाली वास्तविक खपत। आभासी शक्ति जो होती है उसका मतलब हम ये मानते हैं कि आभास करें, केवल और केवल हम लोग क्या करें, आभास की हाँ इस उपकरण को चलाने पर इतनी शक्ति खपत हुई है। ठीक है, तो केवल और केवल इसको मैं कह सकता हूं काल्पनिक शक्ति। काल्पनिक। अब बात करें तो देखो वास्तविक शक्ति की यदि बात करें, वास्तविक
शक्ति की यदि बात करते हैं तो वास्तविक शक्ति किलो वाट में आती है, ठीक है, किलो वाट में आती है। अगर इसको हम लोग खोलते हैं तो देखो W बराबर V इंटू आई। अब वास्तविक खपत की बात हो रही है, वास्तविक खपत के अंदर हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों राशियों के अंदर जो उत्पन्न होने वाला कोण अंतर है वो कितना होगा। तो उस कोण अंतर की गणना करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, cos पाई। जो उसकी वैल्यू आएगी, जो कोण की त्रिज्या आएगी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, cos पाई से। तो ये तो होती है अपनी वास्तविक शक्ति। अगर अभाज्य शक्ति की मैं बात करूं या काल्पनिक शक्ति की मैं बात करूं तो काल्पनिक शक्ति जो होती है उसको केवीए में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको केवीए में रिप्रेजेंट करते हैं। केवीए का मतलब होता है वोल्टेज और करंट का गुणनफल। तो अभी मैंने बताया था कि शक्ति गुणन जो होती है वो वास्तविक शक्ति और अभाज्य शक्ति का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहां देखो कि वास्तविक शक्ति क्या है अपनी V इंटू आई इंटू cos पाई, ठीक है। इसको खोल करके लिख रहा हूं मैं अभी। वास्तविक शक्ति जो है उसको मैंने लिख दिया V इंटू आई इंटू cos पाई, और अभाज्य शक्ति जो है उसको मैंने खोल करके यहाँ पर लिख दिया V इंटू आई। बराबर में क्या है इनके, cos पाई। भाई पावर फैक्टर जो होता है, शक्ति गुणक जो होता है उसको cos पाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर EF से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। EF का मतलब होता है पावर फैक्टर, या फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे cos पाई से। तो वोल्टेज से वोल्टेज, करंट से करंट कट जाता है तो अपने पास एक फैक्टर बनता है cos पाई बराबर है cos पाई, ठीक है। तो ये होता है अपना वास्तविक शक्ति और अभाज्य शक्ति का जो अनुपात होता है वही अपना क्या कहलाता है, cos पाई या पावर फैक्टर। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो देखो अपनी जो राशियां होती है वोल्टेज और करंट, इन दोनों राशियों में अगर हम लोग एसी सप्लाई देकर के इन दोनों राशियों के बीच में कोण की त्रिज्या को देखते हैं तो उन दोनों राशियों के बीच में कुछ ना कुछ कोण अंतर उत्पन्न हो जाता है, और जो उत्पन्न होने वाला अंतर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, cos पाई या पावर फैक्टर। इसके अलावा cos पाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पढ़ा है कि यदि परिपथ की मैं बात करूं, ठीक है, तो परिपथ यदि श्रेणी परिपथ है तो उस समय हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं R अपॉन Z। तो R तो होता है उस परिपथ का रेजिस्टेंस, उस परिपथ पे लगा हुआ प्रतिरोध, ठीक है, और Z जो है ये होता है परिपथ की कुल बाधा, परिपथ की कुल बाधा। भाई हो सकता है हम लोगों ने जो सर्किट बनाया है उस सर्किट में अपने जो लोड है, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और रेजिस्टिव लोड, इन तीनों में से किन्हीं भी दो लोड को अगर एक साथ लगा दिया है तो उस समय उस परिपथ की जो बाधा होगी उसको हम लोग Z के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों की अगर इकाई की बात करता हूं तो इन दोनों की इकाई सेम होती है, इन दोनों की इकाई क्या होती है, सेम। इसको भी ओम में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी ओम में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ओम से ओम कट जाता है तो इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ इस पावर फैक्टर की जो इकाई होगी वो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगी। तो ये पावर फैक्टर जो होता है, शक्ति गुणक जो होता है, ये अपना इकाई विहीन होता है, इकाई विहीन होता है, ठीक है। तो ये तो था अपना श्रेणी में। अब समांतर की यदि बात करें तो समांतर में देखो, समांतर में ठीक जो श्रेणी परिपथ का cos पाई होता है R अपॉन Z, इसका ठीक अपोजिट होता है, अपोजिट का मतलब Z बटा R। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि ये Z बटा R क्यों हुआ और यहाँ पर R बटा Z क्यों हुआ। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, cos पाई की जो वैल्यू होती है, cos पाई की जो वैल्यू होती है वो अधिकतम 1 हो सकती है, अधिकतम 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक सर्किट है, सर्किट अगर श्रेणी परिपथ बना हुआ है, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि 10 ओम है और हम लोगों ने उसके साथ एक इंडक्टिव रेजिस्टेंस परिपथ के अंदर जोड़ रखा है, तो यहाँ पर आने वाली जो कुल बाधा रहेगी वो इस रेजिस्टिव लोड से भी अधिक आएगी। अधिक आने के कारण इसका मान कम रहेगा, इसका मान अधिक रहेगा। जब इस संख्या का भाग इसमें दिया जाएगा तो इसके द्वारा जो मान रिप्रेजेंट किया जाएगा वो या तो 1 होगा या 1 से कम होगा, ठीक है। तो श्रेणी के अंदर ध्यान रखना है कि श्रेणी परिपथ जब भी बनाते हैं तो उस दौरान रेजिस्टिव मान से जो बाधा होती है, परिपथ की कुल बाधा जो होती है वो हमेशा अधिक आती है।
और वैसे ही समांतर में देखते हैं तो समांतर के अंदर टोटल रेजिस्टेंस की यदि मैं बात करूं, टोटल प्रतिबाधा की बात करूं, तो परिपथ के अंदर लगे हुए रेजिस्टेंस से भी कम आती है। कम आने के कारण यहाँ पर जेड जो होगा, प्रतिबाधा जो होगी वो ऊपर रहेगा और रेजिस्टेंस जो होगा वो अपना नीचे रहेगा। जब इसमें डिवाइडेशन किया जाएगा तो इसका मान भी एक हो सकता है अधिकतम, या इससे कम हो सकता है। ठीक है, अधिकतम एक हो सकता है और इससे कम हो सकता है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि cos पाई की वैल्यू कभी भी एक से अधिक नहीं है, एक से अधिक नहीं जाए। इसीलिए श्रेणी परिपथ में r अपॉन z रखते हैं और समांतर परिपथ में z अपॉन r रखते हैं। ठीक है, तो ये था अपना शक्ति गुण। अब बात करते हैं कि इस शक्ति गुणों को मापने के लिए जो मीटर काम में लेते हैं वो कौन सा होता है। ठीक है, तो देखो नॉर्मली अपने को ये ध्यान रखना है कि सिंगल फेज की यदि हम लोग पावर नापते हैं, सिंगल फेज की जब हम लोग नापते हैं पावर, तो उस दौरान पावर का एक फॉर्मूला आता है, पावर का एक फॉर्मूला आता है। तो वो फॉर्मूला जो होता है अपना वो ये होता है कि P बराबर V इंटू आई इंटू cos पाई। तो मैं यहां से cos पाई की वैल्यू अलग निकाल सकता हूं। तो P अपॉन V इंटू आई बराबर ये क्या हो गया cos पाई। तो सिंगल फेज की बात करें ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब यहां अगर इन दोनों राशियों की बात करूं तो P बराबर अपने को पता है कि V इंटू आई होता है, भाई डीसी परिपथों में पढ़ा है हमने। ठीक है, तो cos पाई के बराबर cos पाई वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल फेज में हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये थ्री फेज की बात करूं तो थ्री फेज के अंदर देखो हम दो प्रकार के फॉर्मूले लगाते हैं। थ्री फेज में हम लोग दो प्रकार के फॉर्मूले लगाते हैं। अगर अपने को फेज वोल्टेज और फेज करंट का मान दे रखा है तो उस दौरान थ्री फेज में जो पावर नापते हैं, जो पावर निकालते हैं, तो निकालते हैं 3 गुणा वीपी गुणा आईपी गुणा cos पाई से। ठीक है, तो मैं यहां से cos पाई की वैल्यू निकाल सकता हूं। cos पाई बराबर P बटा 3 इंटू वीपी इंटू आईपी। ठीक है, तो यहां से cos पाई की वैल्यू निकल जाती है। इसके अलावा यदि अपने को लाइन वोल्टेज और लाइन करंट दे रखी है तो उस दौरान जो cos पाई निकालने का फॉर्मूला बनता है वो बनता है अपने पास cos पाई बराबर P बटे √3 इंटू VL इंटू आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से इसका पावर फैक्टर जो होगा उसका मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा cos पाई की जो वैल्यू होती है, अलग अलग जो फॉर्मूले होते हैं हमने पढ़े थे दो, कि cos पाई का एक फॉर्मूला होता है r अपॉन z, ये श्रेणी के लिए है। इसके अलावा हमने एक दूसरा पढ़ा था cos पाई बराबर z अपॉन r, ये समानांतर के लिए है। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि cos पाई वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। तो ये भी अपना एक पावर फैक्टर जो है उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपने पास इस cos पाई की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या क्या चीज चाहिए, कौन कौन से मीटर चाहिए। तो फॉर्मूला से अपने को एक चीज पता चलती है कि यदि हमारे पास वोल्टमीटर और एम्पीयर मीटर है तो भी हम लोग इसके द्वारा cos पाई की वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो अगर वाट मीटर अपने पास है तो उसके द्वारा भी हम लोग cos पाई की वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर एक साथ परिपथ में अनेक मीटर लगा दिए जाए तो अनेक मीटर लगाने से परिपथ में पाठ्यांक जो रहेगा उसमें कुछ ना कुछ विकार या त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तो उस त्रुटि को खत्म करने के लिए या मैं कहूं कि उस परिपथ पर एग्जैक्ट जो पावर खपत है उसको मापने के लिए, उसमें जो पावर फैक्टर है उसको मापने के लिए, या मैं कहूं वोल्टेज और करंट में जो कोण अंतर उत्पन्न हुआ है उसको मापने के लिए जो मीटर अपने को लेना पड़ेगा काम में, वो मीटर कौन सा रहेगा, अपना पावर फैक्टर है मीटर। तो अब चलते हैं कि पावर फैक्टर मीटर जो होता है वो अपना कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर मीटर जो होते हैं अपने दो प्रकार के होते हैं। पावर फैक्टर मीटर जो होते हैं अपने दो प्रकार के होते हैं। तो वर्गीकरण की बात करते हैं, वर्गीकरण। तो पावर फैक्टर मीटर की यदि बात करता हूं तो पावर फैक्टर मीटर अपने दो प्रकार के रहेंगे। पहला रहेगा सिंगल फेज का, सिंगल फेज का पावर फैक्टर है मीटर। दूसरा जो रहेगा अपना वो
रहेगा थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर। अब देखो यहाँ अपने को एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि ये पावर फैक्टर जो काम में लिया जाएगा ये केवल और केवल एसी सप्लाई के ऊपर ही काम में लिया जाएगा, क्योंकि धारामान परिवर्तनों का जो विरोध होगा वो केवल और केवल एसी सप्लाई पर ही होगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और इंडक्शन प्रभाव के कारण ही ये सारा खेल उत्पन्न होता है। पर डीसी की जो बात करूं तो डीसी के अंदर में इंडक्शन प्रभाव नहीं होता, तो वहां पर धारामान परिवर्तनों का विरोध नहीं होता है। लेकिन यहाँ एसी की जो बात करूं तो यहाँ पर इंडक्शन प्रभाव होगा, इंडक्शन प्रभाव के कारण ही धारामान परिवर्तनों का विरोध किया जाएगा। अब धारामान परिवर्तनों का जो विरोध किया जाएगा वो भी उस परिपथ के अंदर लगे हुए लोड के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये जो इस पे विरोध होगा ये केवल केवल अपने दो ही प्रकार के लोड पर होगा। एक तो रहेगा अपना इंडक्टिव, जिसको हम लोग एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंडक्टिव। एक रहेगा अपना सी कैपेसिटिव। भाई यदि इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर धारामान परिवर्तनों का विरोध होगा, ठीक है, और धारा जो रहेगी वो 90 डिग्री पीछे रहेगी। और इसकी यदि मैं बात करूं तो ये धारा को बहने में सुगमता प्रदान करेगा, लेकिन वोल्टेज मान में परिवर्तन होगा उनका विरोध करेगा। तो इसके अंदर वोल्टेज जो होगी वो अपनी क्या रहेगी, 90 डिग्री पीछे रहेगी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जब परिपथ के अंदर यदि इन दोनों में से कोई सा भी एक लोड लगा हुआ है तो वहां पर कुछ ना कुछ कोण अंतर उत्पन्न जरूर होगा। यदि परिपथ के अंदर रेजिस्टिव लोड लगा हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में अपने को ध्यान रखना है कि इस यंत्र के द्वारा जो पावर फैक्टर मीटर जो रहेगा उसके द्वारा जो गुणक दर्शाया जाएगा, पावर फैक्टर की जो वैल्यू दर्शाई जाएगी वो हमेशा इकाई रहेगी, वो हमेशा कौन सी रहेगी, इकाई। तो इन तीनों लोड के आधार पर ही इस पावर फैक्टर को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये तीन भाग कौन कौन से हैं? तो देखो, इंडक्टिव लोड यदि परिपथ के साथ लगा हुआ है तो उस कंडीशन में परिपथ का पावर फैक्टर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, पश्चगामी। कौन सा रहेगा, पश्चगामी। कैपेसिटिव लोड यदि परिपथ के अंदर लगा हुआ है तो उस दौरान जो अपना पावर फैक्टर रहेगा वो रहेगा अग्रगामी। और यदि रेजिस्टेंस परिपथ के अंदर लगा हुआ है तो उस दौरान परिपथ का पावर फैक्टर जो रहेगा वो अपना रहेगा इकाई। ठीक है, अब पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई ये किस आधार पर हुए? पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई किस आधार पर हुए? तो इसके लिए अपने को ध्यान रखना है कि जहां करंट का विरोध हो रहा है, करंट पीछे चल रही है, जहां करंट पीछे चल रही है, तो करंट जहां पीछे चल रही है उस करंट के चलने के आधार पर ही उस परिपथ में पावर फैक्टर जो रहेगा वो अपना पश्चगामी रहेगा। यदि करंट किसी परिपथ के अंदर आगे चल रही है, वोल्टेज से आगे चल रही है, तो उस दौरान उस परिपथ के अंदर जो पावर फैक्टर का मान रहेगा वो अग्रगामी रहेगा। और यदि वोल्टेज के साथ साथ चल रही है, और यदि वोल्टेज के साथ साथ चल रही है तो उस दौरान उसका पावर फैक्टर जो रहेगा वो इकाई रहेगा। तो इस करंट के आधार पर ही इन तीनों पावर फैक्टरों की गणना की जाती है। तो मोस्टली मैं कह सकता हूं कि ये तीनों करंट मान पर निर्भर करते हैं, करंट मान पर निर्भर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि पावर फैक्टर मीटर जो होता है इसके द्वारा जो पावर फैक्टर की गणना की जाती है, राशि की गणना की जाती है, और जो पावर फैक्टर वैल्यू बताई जाती है, कॉस पाई की जो वैल्यू बताई जाती है, ये पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई। पश्चगामी का मतलब होता है लीडिंग, अग्रगामी का मतलब होता है लीडिंग। लीडिंग का मतलब लीड करना, लीड का मतलब आगे चलना, आगे चलना। ठीक है, और इकाई जो होता है उसका मतलब वोल्टेज के साथ साथ चलना। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। बस इन तीनों के आधार पर जो पावर फैक्टर होता है वो अपनी कैलकुलेशन अपने को बताता है। अब इन तीनों में हम लोगों ने एक चीज तो देखी है कि ये जो तीनों मान है अपने पास, ये केवल और केवल दो ही प्रकार की राशि से है। अब दो प्रकार की राशि की यदि मैं बात करूं तो दो प्रकार की जो राशियां होती है अपनी, वो होती है एक वोल्टेज और एक करंट। तो इसका मतलब जो अपना पावर फैक्टर मीटर होता है उसके द्वारा इन्हीं दोनों राशियों की गणना की जाती है। तो नॉर्मली अपने को ध्यान रखना है कि पावर फैक्टर मीटर जो होता है अपना
पावर फैक्टर मीटर जो होता है उसके द्वारा वोल्टेज और करंट मानों की ही गणना की जाती है और इनकी गणना के आधार पर ही इस मीटर के द्वारा उसका पाठ्यांक रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो बात करते हैं मोस्ट रूप से लिख देता हूं मैं, मोस्टली याद रखना है अपने को। पावर फैक्टर मीटर के द्वारा, पावर फैक्टर मीटर के द्वारा वोल्टेज एवं करंट मानों की गणना करके ही cos phi या pf की वैल्यू दर्शाई जाती है। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि पावर फैक्टर मीटर जो होता है उसके द्वारा वोल्टेज और करंट मानों की गणना ही करके पावर फैक्टर या cos phi की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, देखो कि अपने पास एक सिंगल फेज का मीटर है, अपने पास एक सिंगल फेज का मीटर, तो सिंगल फेज का मीटर जब हम लोग बनाएंगे तो उस दौरान उसकी संरचना जो होगी वो किस प्रकार से बनी हुई रहेगी। तो पहले बात करते हैं हम लोग सिंगल फेज पावर फैक्टर एकल कला शक्ति गुणक मीटर की, इसको कह सकते हैं एकल कला शक्ति गुणक मीटर। ठीक है, तो अब बात करते थे एकल कला शक्ति गुणक मीटर की। अब भी जस्ट मैंने बताया था कि इस यंत्र के द्वारा वोल्टेज और करंट मान जो हो रहेगी उनकी गणना करके पावर फैक्टर की वैल्यू बताई जाएगी और इसके अंदर जो उत्पन्न होने वाला जो कोण अंतर है वो कितने डिग्री का है। ठीक है, तो दोनों राशियों में जो कोण अंतर उत्पन्न होता है उसकी वजह से जो कोण की कोज्या का निर्माण होता है वो ही इस यंत्र के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो उन दोनों राशियों की गणना करने के लिए इसी यंत्र में जैसे वाटमीटर होता है अपना, उसके अंदर वोल्टेज और करंट इन दोनों की गणना करके इनकी गुणनफल के आधार पर उसकी शक्ति का पद दर्शाई जाती है। ठीक उसी तरीके से इस पावर फैक्टर मीटर के अंदर उन राशियों की बीच की जो कोण की कोज्या होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसी संरचना उसकी है लगभग उस वैसी संरचना इसके एक बार वोल्टेज और करंट दोनों के लिए मैं बात करूं तो दोनों राशियों की गणना करने के लिए जैसी संरचना वाटमीटर की होती है इसमें पीसी कॉइल होती है, सीसी कॉइल होती है, चाहे वैसी ही कॉइल अपनी इस यंत्र के अंदर भी प्रयोग की जाएगी। ठीक है, तो देखो पहली बात करें संरचना की, तो संरचना के तौर पे पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि ये यंत्र जो होता है एक प्रकार से डायनेमोमीटर प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है, पहला तो ये ध्यान रखना है कि यह है डायनेमोमीटर प्रकार का यंत्र होता है। डायनेमोमीटर प्रकार का यंत्र होता है। ठीक, पहली संरचना तो अपने को ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा फिर बात करें कि इस यंत्र के अंदर एक पीसी कॉइल रहेगी जो वोल्टेज की गणना करेगी। ठीक है, अब इसकी संरचना की यदि बात करते हैं, पीसी कॉइल की अगर बात करें तो पीसी कॉइल हमें पता है कि पतला तार रहेगा। ठीक है, टर्नर की संख्या अधिक रहेगी और परिपथ के साथ इसका संयोजन जो बनेगा वो समानांतर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी हम लोग बात करते हैं तो एक होती है अपनी सीसी कॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं करंट कॉइल। करंट कॉइल जो होती है ये करंट मान की गणना करती है।
करंट मान की गणना करने वाली कॉइल। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये मोटे तार की होती है, कम टर्नर संख्या होती है, और परिपथ की यदि बात करते हैं तो ये हमेशा लोड के साथ लोड के साथ श्रेणी में होती है, लोड के साथ श्रेणी में होती है। लोड के साथ श्रेणी में श्रेणी होती है। ठीक है, तो अपने को ये चीज तो ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा अपने को क्या ध्यान रखना है कि इस यंत्र के अंदर भाई पावर फैक्टर की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो इन्हीं कॉइलों के साथ अपने को यह भी देखना है कि वोल्टेज मान में परिवर्तन कौन सी कंडीशन में होता है, करंट मान में परिवर्तन होता है वो कौन सी कंडीशन में होता है, और दोनों राशि जो होती है वो एक साथ कौन सी कंडीशन में चलती है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस यंत्र के अंदर एक इंडक्टर और एक उच्च मान का रेजिस्टेंस किया जाता है। अब इनकी यदि बात करूं तो पीसी कॉइल जो होती है, अपनी पीसी कॉइल जो होती है उसके साथ पीसी कॉइल के साथ समांतर में सॉरी पीसी कॉइल के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का रेजिस्टेंस किया जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ पीसी कॉइल जो रहती है उसको दो भागों में बांटा जाता है, दोनों भागों में एक के साथ उच्च मान का रेजिस्टेंस रहता है और एक कॉइल जो रहती है उसके साथ एक इंडक्टर को संयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना है पीसी कॉइल को दो भागों में बांटकर एक रेजिस्टेंस एवं एक इंडक्टर संयोजित करते। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। पीसी कॉइल जो होती है उसको बराबर दो भागों में बांट करके एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर संयोजित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो सर्किट डायग्राम बनता है वो सर्किट डायग्राम किस प्रकार से बनता है। सर्किट डायग्राम में चर्चा करते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, हम बात कर रहे थे इसकी संरचना की। अगर इसके सर्किट डायग्राम को देखिए तो इसका कनेक्शन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखो सीसी कॉइल जो होती है उसको भी दो भागों में बांटा जाता है, पीसी कॉइल जो होती है उसको भी दो भागों में बांटा जाता है। सीसी कॉइल को दो भागों में बांटने का कारण है कि इसके दोनों तरफ जो पीसी कॉइल है उसके दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाए। तो देखो जब किसी यंत्र को सप्लाई के साथ संयोजित किया जाएगा, अब सिंगल फेज से पावर फैक्टर मीटर की बात हो रही है तो इसका मतलब सप्लाई जो दी जाएगी वो भी कौन सी दी जाएगी, सिंगल फेज सप्लाई दी जाएगी। ठीक है, तो सिंगल फेज एसी सप्लाई दी जाएगी। तो जब इसको सप्लाई सोर्स के साथ संयोजित किया जाएगा तो पीसी कॉइल जो रहेगी अपनी वो एस परिपथ के साथ समानांतर क्रम में जुड़ेगी और सीसी कॉइल जो रहेगी वो अपनी एस के परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगी। तो देखो यहां से हम लोग देखते हैं कि पीसी कॉइल का संयोजन बढ़ता है। पीसी कॉइल का संयोजन जो है वो यहां से दोनों प्रकार की कॉइलें जो होती है वो एक साथ जुड़ी रहती है और एक दूसरे से 90 डिग्री के अंतराल पर रहती है। 90 डिग्री के अंतराल पर रहने के साथ एक के साथ हम लोग रेजिस्टेंस संयोजित करते हैं, एक कॉइल जो होती है उसके साथ हम लोग एक इंडक्टर जो होता है उसको संयोजित कर देते हैं। अब इसके सप्लाई सोर्स की बात करें तो देखो यहां से सप्लाई होती है यहां पहुंच गई, इसी के साथ इसकी पीसी कॉइल जो है इसको भी यहां से फेज मिल जाता है। न्यूट्रल की बात करते हैं तो न्यूट्रल सीधा यहां से होता होगा सीधा रेजिस्टेंस के माध्यम से एक कॉइल को और इंडक्टर के माध्यम से होता हुआ दूसरी कॉइल को यहां से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये पीसी कॉइल जो होती है ये वोल्टेज पकड़ कर उत्तेजित हो जाती है और अपनी सीसी कॉइल जो होती है जैसे हम लोग उसको लोड के साथ संयोजित करेंगे तो परिपथ के अंदर इस सीसी कॉइल के माध्यम से करंट बहनी शुरू हो जाएगी और परिपथ जैसे ही सीसी कॉइल के अंदर करंट प्रवाहित होगी तो यहाँ पर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र बनने के साथ ही जो यहाँ अंदर की तरफ जो प्रेशर कॉइल लगी हुई रहेगी इसके अंदर वोल्टेज में विभवांतर जो होगा उसके समानुपात में विक्षेप होगा और यहाँ ये जो सीसी कॉइल लगी रहेगी इसमें लोड धारा के आधार पर विक्षेप जनरेट होगा। ठीक है,
और जैसे ही जनरेट होता है, जनरेट होते ही हम देखते हैं कि यदि परिपथ के अंदर रेजिस्टिव लोड संयोजित है, रेजिस्टिव लोड संयोजित है, तो रेजिस्टिव लोड जब संयोजित होगा तो इस संकेतक के द्वारा पूरे परिपथ के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों मानों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें कोई डिस्टेंस उत्पन्न नहीं होगा। जब इनके अंदर किसी प्रकार का कोई डिस्टेंस उत्पन्न नहीं होगा, कोई कोण की पोजीशन नहीं बढ़ेगी, तो उस दौरान इस परिपथ इस यंत्र के द्वारा जो संकेतक जो रहेगा उसके द्वारा जो पावर फैक्टर का मान दर्शाया जाएगा वो इकाई पे रहेगा। अगली स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जब यदि इंडक्टर के अंदर सप्लाई प्रवाहित होती है तो इंडक्टर का गुण होता है कि वोल्टेज मान को तो आगे करता है और करंट मान को पीछे करता है। तो जब यहाँ इस इंडक्टर मान में इस इंडक्टर के द्वारा वोल्टेज मानों का परिवर्तन का विरोध ना करके करंट मानों का विरोध किया जाएगा, तो उस दौरान इस परिपथ के अंदर बहने वाली जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेगिंग हो जाएगी। और जब वो लेगिंग होगी तो उस कंडीशन में इस यंत्र का संकेतक जो रहेगा उसके द्वारा जो पैमाना दर्शाया जाएगा वो इकाई से कम रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना जो पावर फैक्टर मीटर होता है वो कार्य करता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल होती है। अब अपने को एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखनी है वो ये कि यदि यहाँ पर हम लोग कैपेसिटिव लोड संयोजित करते हैं तो उस दौरान करंट जो होती है रेजिस्टिव परिपथ के अंदर से होती है आगे की तरफ प्रवाहित होती है, तो उस दौरान यहाँ इस यंत्र के संकेतक के द्वारा पावर फैक्टर की वैल्यू होगी वो लीडिंग दर्शाई जाएगी। और यदि रेजिस्टिव लोड उसके साथ संयोजित होता है या रहता है तो उस दौरान उसका पावर फैक्टर इस यंत्र के द्वारा इकाई दर्शाया जाएगा। और यदि इंडक्टिव लोड यहाँ पर हम लोग संयोजित करते हैं तो उस दौरान इस परिपथ का पावर फैक्टर जो होगा वो लेगिंग रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ अपने को विशेष तौर पे ये चीज ध्यान रखनी है कि यंत्र जो होता है बना वो तीन प्रकार की सिचुएशन में अपने को पावर फैक्टर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करके देगा। तो यदि अपने पास रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है तो यंत्र के द्वारा यूनिटी पावर फैक्टर दर्शाया जाएगा। और यदि परिपथ के अंदर रेजिस्टेंस, ठीक है, और रेजिस्टेंस के साथ साथ यदि इंडक्टिव परिपथ और कैपेसिटिव परिपथ दोनों लगे हुए हैं, इन दोनों का मान यदि बराबर होता है तो उस कंडीशन में भी इसके द्वारा जो मान रिप्रेजेंट किया जाएगा वो इकाई किया जाएगा। यदि परिपथ के अंदर केवल और केवल इंडक्टिव लोड संयोजित है तो इसके द्वारा जो पावर फैक्टर दर्शाया जाएगा वो लेगिंग होगा। ठीक है, और यदि परिपथ के अंदर केवल और केवल कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगा हुआ है तो उस दौरान इस यंत्र के द्वारा जो पावर फैक्टर की वैल्यू दर्शाई जाएगी वो लीडिंग रहेगी। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और इसके अलावा यदि एक्सएल का मान एक्सी से कम है तो उस कंडीशन में भी यंत्र के द्वारा जो पावर फैक्टर दर्शाया जाएगा वो लीडिंग रहेगा। और यदि एक्सएल की वैल्यू एक्सी से अधिक है तो उस दौरान इसके द्वारा दर्शाई जाने वाली वैल्यू जो रहेगी जो पावर फैक्टर का मान रहेगा वो भी अपना लेगिंग रहेगा। तो अपने को विशेष तौर पे ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि परिपथ के अंदर ये जो तीनों घटक लगे हुए हैं तो उस दौरान यदि इनका मान बराबर हो जाता है तो इस यंत्र के द्वारा जो पावर फैक्टर दर्शाया जाएगा उसका मान यूनिटी होगा। और यदि इस एक्सएल का मान एक्सी से कम है, ठीक है, एक्सएल का मान एक्सी से कम है मतलब इंडक्टिव लोड का मान जो है कैपेसिटिव लोड से कम है तो उस दौरान पावर फैक्टर की वैल्यू जो रहेगी वो अपनी लीडिंग रहेगी। और यदि इस इंडक्टर का मान या इंडक्टिव लोड का मान कैपेसिटिव लोड से अधिक है तो उस दौरान करंट जो रहेगी वो अपने परिपथ में पीछे की तरफ रहेगी, पीछे रहेगी। तो इस यंत्र का जो संकेतक होगा वो लेगिंग की ओर गति करेगा और उसका पावर फैक्टर मान जो रहेगा वो लेगिंग रहेगा। तो यहाँ इसका जो पैमाना बना हुआ रहेगा उस पैमाने पर संकेतक के द्वारा उसका मान रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस प्रकार से संकल्पित शक्ति गुणक मीटर होता है उसके द्वारा पावर फैक्टर की गणना की जाती है। अब बात करते हैं कि शक्ति एकल कला शक्ति गुणक मीटर जो होता है उसमें मोस्टली चीज अपने को क्या ध्यान रखनी है, ध्यान रखना है कि अब हम लोगों ने जितने भी यंत्र पढ़े उनमें लगभग सप्लाई सोर्स के रूप में हमने बाल कमानियां यूज में लिए। ठीक है, यह लेकिन यहाँ इस यंत्र से संबंधित अपने को ये ध्यान रखना है कि इस यंत्र में बाल कमानी जो होती है, बाल कमानी जो होती है उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो बाल कमानियों का उपयोग नहीं होता है। बाल कमानी की बात करें, बाल कमानी का उपयोग नहीं होता तो किस लिए नहीं होता भाई, सप्लाई सोर्स के लिए यहाँ पर बाल कमानी का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो
सप्लाई के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। अब इसके अलावा यदि बात करें तो भाई बाल कमाने का उपयोग नहीं होता तो ये यंत्र कार्य किस प्रकार से करता है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ये यंत्र जो होता है इसमें बाल कमाने उपयोग में ना लेकर के जब हम लोग पीसी कॉइल जो होती है उसको बराबर दो भागों में बढ़ा करके उसको संयोजित करते हैं तो वो पीसी कॉइल जो होती है वो पावर फैक्टर मान के आधार पर ही संकेतक के साथ सेट हो जाती है। तो पीसी कॉइल जो होती है संकेतक के साथ पीसी कॉइल संकेतक के साथ cos पाई या पीएफ के मान पर सेट हो जाती, इसलिए हमारे को बाल कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग त्रिकला या बहुकलीय शक्ति गुणक मीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगला दूसरा है इसमें पावर फैक्टर मीटर में दूसरा बनेगा बहुकलीय। बहुकलीय शक्ति गुणक मीटर। अब बहुकलीय शक्ति गुणक मीटर का मतलब ये होता है कि बहुकलीय मतलब होता है थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, तो थ्री फेज प्रणाली अगर की आ रही है वहां पर अपने को पावर फैक्टर की गणना करना है तो उस दौरान अपने को जो यंत्र लेना होगा वो यंत्र अपना कौन सा होगा, बहुकलीय शक्ति गुणक मीटर, या फिर मैं कह सकता हूँ तीन फेज पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, तो तीन फेज सिस्टम की शक्ति गुणक की यदि गणना करनी है अपने को तो हाँ उसके लिए जो यंत्र चाहिएगा वो यंत्र अपना बहुकलीय शक्ति गुणक मीटर कहलाएगा। अब शक्ति गुणक मीटर की बात करें तो देखो बहुकलीय थ्री फेज सिस्टम होता है। ठीक है, बहुकलीय अपना थ्री फेज सिस्टम होता है। थ्री फेज सिस्टम हुआ तो इसके अंदर जो कॉइलों की संख्या होगी वो भी तीन होगी। कॉइलों की संख्या जो रहेगी वो तीन, कॉइलों की संख्या तीन होगी और तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतराल पर स्थापित होगी, अंतराल पर स्थापित होगी। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर पीसी कॉइल जो होगी इनकी संख्या भी तीन होगी और सीसी कॉइल की यदि मैं बात करूं तो सीसी कॉइल की संख्या भी पीसी कॉइल के बराबर ही होगी। ठीक है, और पीसी कॉइल का जो संयोजन किया जाएगा तो इसके लिए ध्यान रखना है कि पीसी कॉइल के साथ तीन पीसी कॉइलों के साथ तीन अलग अलग प्रतिरोध श्रेणी में संयोजित की जाएगी। ठीक है, और मोस्टली अपने को यहां पर यह ध्यान रखना है कि इस यंत्र में पीसी कॉइल जो रहेगी, पीसी कॉइल और रेजिस्टेंस ये दोनों दो फेजों के साथ परिपथ के अंदर संयोजित रहेंगे। मतलब मीटर जो रहेगा उसमें दो फेजों के साथ पीसी कॉइल और रेजिस्टेंस का संयोजन बनेगा। तो पीसी कॉइल और रेजिस्टेंस दो फेजों से संयोजित रहेंगे, दो फेजों से संयोजित रहेंगे। ठीक है, दो फेजों के साथ संयोजित रहेंगे और साथ साथ अपने को ये ध्यान रखना है कि पीसी कॉइल जो होगी, पीसी कॉइल जो होगी ये 440 वोल्टेज या 500 वोल्टेज सहन सीमा वाली होगी।
ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि थ्री फेज सिस्टम होगा वह बहुपहीय शक्ति गुणा मीटर जो रहेगा उसके अंदर जो पावर फैक्टर रहेगा उसकी गणना करने के लिए हम लोग देखें तो तीन फेज सिस्टम में कॉइल की संख्या 3 रहेगी और तीनों कॉइल जो रहेगी वो अपनी आर वाई बी फेज के साथ संयोजित रहेगी। और साथ ही अपने को ये ध्यान रखना है कि थ्री फेज सिस्टम है तो थ्री फेज सिस्टम में जो अंतराल रहेगा, कोण अंतराल रहेगा वो 120 डिग्री का रहेगा। अब इसके अलावा मैं देख बात करूं पीसी कॉइल की, पीसी कॉइल की संख्या रहेगी वो भी 3 रहेगी और सीसी कॉइल की संख्या की बात करूं तो वो भी 3 रहेगी। अब पीसी कॉइल जो है प्रत्येक पीसी कॉइल के साथ श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस संयोजित होगा और ये पीसी कॉइल और श्रेणी के अंदर जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस इनका संयोजन यदि परिपथ में देखें तो इनका संयोजन किन्हीं भी दो फेजों के साथ संयोजित होगा। तो अब बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की, सर्किट डायग्राम इसका किस प्रकार से बना होता है। तो हम बात कर रहे थे थ्री फेज शक्ति गुणक मीटर के सर्किट डायग्राम की। तो इसका सर्किट डायग्राम जो होता है वो किस तरीके से बना होता है। अभी इसकी जो संरचना बताई थी इसका परिचय हमने पढ़ा था, तब मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 प्रकार की सीसी कॉइल होती है, 3 ही पीसी कॉइल होती है, ठीक है, और तीनों पीसी कॉइलों के साथ श्रेणी क्रम में कुछ मान का रेजिस्टेंस संयोजित होता है जिसको दो फेजों के साथ संयोजित किया जाता है। अब यहाँ पर अपने को एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है वो ये कि इस परिपथ के अंदर जो पीसी कॉइल होती है, पीसी कॉइल्स का जो संयोजन होता है जो 120 डिग्री के अंतराल में स्थापित रहती है, इन तीनों पीसी कॉइलों का संयोजन एक तरीके से स्टार संयोजन में होता है। स्टार संयोजित रहती है पीसी कॉइल, ठीक है, स्टार संयोजित पीसी कॉइल, ये चीज अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखो एसी प्रकार की सप्लाई पर कार्यरत होगा, ठीक है, तो जब इसको थ्री फेज सप्लाई के साथ संयोजित किया जाएगा अपने पास थ्री फेज सप्लाई आर बाई बी इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो या L1 L2 या L3 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सीसी कॉइल जो है वो मेरी एग्जैक्ट श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, पहली वाली, दूसरी वाली जो है ये मेरी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है और तीसरी वाली की यदि मैं बात करता हूं तो तीसरी वाली कॉइल मेरी श्रेणी क्रम के अंतर्गत जुड़ी हुई है। तो सीसी कॉइल जो होती है वो हमेशा लोड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है। पीसी कॉइल जो है वो और प्रतिरोध दोनों जो है वो स्टार संयोजित होने के साथ साथ प्रत्येक दो सिरों के साथ या मैं कहूं दो फेजों के साथ कॉइल का संयोजन बना हुआ रहता है। तो देखो अब किस तरीके से ये काम करती है, किस प्रकार से इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनने के आधार पर ही ये दोनों काम करेगी। तो देखो जैसे इसको सप्लाई सोर्स के साथ संयोजित करेंगे तो उस दौरान यदि यहाँ पर लगा हुआ लोड अपना रेजिस्टिव प्रकार का रहेगा, रेजिस्टेंस प्रकार का रहेगा, जैसे हीटर लगा दिया हमने, ठीक है, या हीटर के अलावा हम लोगों ने कोई दूसरा ऐसा लोड लगा दिया जिसमें केवल और केवल रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड वहां पर मौजूद है नहीं हो, तो उस दौरान इस पूरे परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा तो एक पीसी कॉइल में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, जो पीसी कॉइल धुरी के साथ संयोजित रहेगी और ये संकेतक इस पीसी कॉइल के साथ संयोजित रहेगा तो यहाँ पर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा और जब यहाँ पर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है तो उस दौरान संकेतक जो होता है वो अपनी एक ही स्थिति के ऊपर रिप्रेजेंट रहेगा। तो इसके द्वारा दर्शाया जाने वाला मान जो रहेगा वो अपना इकाई रहेगा। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र जब शून्य होगा, चुंबकीय क्षेत्र जब शून्य होगा तो उस दौरान नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने पर संकेतक एक मान पर रहेगा, संकेतक एक मान पर रहेगा। एक मान पर रहेगा मतलब पावर फैक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा अपना यूनिट, मतलब इकाई रहेगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी स्थिति, ये स्थिति कब होगी तो यूनिटी पे तब रहेगा जब रेजिस्टेंस
लोड लगा होगा, रेजिस्टिव लोड लगा रहेगा तभी उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस सीसी कॉइल और पीसी कॉइल का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य और शून्य हो जाएगा। तो संकेतक एक मान पर सेट रहेगा। एक मान पर सेट करने का मतलब कि यहाँ पर इसके द्वारा दर्शाया जाने वाला जो पावर फैक्टर रहेगा उसका मान इकाई रहेगा। ठीक है, तो एक स्थिति तो ये होगी। दूसरी स्थिति, यदि हम लोगों ने इस लोड के रूप में इंडक्टिव लोड का हमें लिया है, कौन सा, इंडक्टिव लोड, तो इंडक्टिव लोड लेते ही, इंडक्टिव लोड संयोजित करते ही धारा मान परिवर्तनों का विरोध होगा, परिवर्तनों का विरोध होगा, वह पीसी कॉइल से जुड़ा संकेतक लेकिन की ओर गति करेगा। अर्थात पी एफ का मान पश्चगामी होगा। ठीक है, इंडक्टिव लोड यदि हम इसके साथ संयोजित करते हैं तो धारामान परिवर्तनों का विरोध होगा। पीसी कॉइल से जुड़ा जो संकेतक करेगा वो लेकिन की ओर गति करेगा। जब लेकिन की ओर गति करेगा तो पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, अपना पश्चगामी हो जाएगा। चौथी जो कंडीशन आती है वो अपनी ये है कि यदि हम कैपेसिटिव लोड से संयोजित करते हैं, कैपेसिटिव लोड संयोजित करने पर करंट वोल्टेज से आगे रहेगी, अर्थात संकेतक लीडिंग की ओर गति करे। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि जब हम यहाँ पर इंडक्टिव लोड संयोजित करते हैं तो करंट का मान कम रहता है। करंट का मान जब कम रहता है तो संकेतक में मूवमेंट बहुत कम होता है, और जब मूवमेंट कम होता है तो उस दौरान पीछे कॉइल जो होती है ये संकेतक को पीछे की ओर धकेल देती है। जब पीछे की ओर धकेलती है तो उसी दौरान ही यहाँ पर इसका जो संकेतक है वो लैगिंग पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम लोग कैपेसिटिव लोड यहाँ पर संयोजित करते हैं तो उस दौरान सीसी कॉइल जो होती है उसमें करंट कैपेसिटी का मान बढ़ जाता है, और करंट का मान बढ़ते ही संकेतक को ये अपनी ओर घुमा देता है। तो अब जैसे ही आगे की ओर घुमाता है, घुमाने के साथ पीसी कॉइल जो रहती है ये वोल्टेज कम आने के कारण सीसी कॉइल जो है इसके अंदर करंट अधिक आने के कारण इस संकेतक को लीडिंग की ओर घुमा देती है। तो इस प्रकार से इस यंत्र के द्वारा तीनों प्रकार के पावर फैक्टर की गणना की जाती है। अब यहाँ पर मोस्टली अपने को जो चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये यंत्र जो होता है इसके द्वारा यदि हम लोग परिपथ के अंदर लोड लगा रहे हैं तो लोड यदि अपना संतुलित है या असंतुलित है तो दोनों स्थितियों में इस यंत्र के द्वारा उनका जो पावर फैक्टर मान है उसकी गणना की जाती है। तो मोस्टली अपने को ये ध्यान रखना है कि ये यंत्र जो होता है लोड संतुलित हो, संतुलित या असंतुलित होने पर लोड संतुलित या असंतुलित होने पर भी cos पाई या पावर फैक्टर की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये था अपना पावर फैक्टर मीटर सिंगल फेज
फेज पावर फैक्टर के आधार पर, सप्लाई सोर्स के आधार पर हो गया सिंगल फेज का और 3 फेज का। अब बात करते हैं इसके अलावा तीसरा पार्ट है इसका, वो है मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर है मीटर। तो मूविंग आयरन प्रकार का जो पावर फैक्टर मीटर होता है उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं शक्ति गुणक मीटर में अपने तीसरे प्रकार का है उस यंत्र की। तीसरे प्रकार का यंत्र होता है अपना मूविंग आयरन प्रकार का शक्ति गुणक मीटर। मूविंग आयरन प्रकार का शक्ति गुणक मीटर, अर्थात इसको हम लोग निम्न समझना चाहे तो निम्न इसको बोल सकते हैं चल लोहे प्रकार का शक्ति गुणक मीटर। ठीक है, मूविंग आयरन जो होता है उसको बोलते हैं चल लोहे पत्ती। ठीक, अब यहाँ देखो मूविंग आयरन प्रकार के शक्ति गुणक मीटर की बात करते हैं तो इसके लिए भी अपने को ये ध्यान रखना है कि यह यंत्र भी 3 फेज प्रकार का होता है। यह यंत्र भी 3 फेज प्रकार का होता है। ठीक है, इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है कि इस यंत्र के अंदर जो कॉइल रहेगी वो कॉइल भी 120 डिग्री के अंतराल पर स्थापित रहेगी। ठीक है, कॉइल 120 डिग्री के अंतराल पर स्थापित रहेगी। इस यंत्र के द्वारा संतुलित व असंतुलित लोड पर cos फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि इस यंत्र में 3 फिक्स कॉइलें होती है। ठीक है, और इन कॉइलों का जो संयोजन बना होता है वो सीटी ट्रांसफार्मर के साथ बना होता है। इस यंत्र में 3 फिक्स कॉइलें होती है जिनका संयोजन सीटी के साथ बना होता है। इन तीनों फिक्स कॉइलों के ठीक मध्य में एक चल रहा पत्ती होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तीनों फिक्स कॉइलों के मध्य एक चल लोहे पत्ती एवं एक संकेतक जुड़ा होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है कि तीनों फिक्स कॉइलों के मध्य एक चल लोहे पत्ती होती है और इसके साथ ही एक संकेतक जुड़ा होता है। और इसकी संरचना की यदि हम लोग बात करें तो संरचना जो कुछ इस प्रकार से बनी रहेगी। इसका सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं, तो सर्किट डायग्राम पे चलते हैं पहले। अब चलते हैं हम सर्किट डायग्राम की बात होती है। इसका सर्किट डायग्राम जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। जब बात करें इसकी कार्यप्रणाली की तो देखो, जब इस कार्यप्रणाली की बात की जाती है तो सीटी के साथ प्रेशर कॉइल जुड़ी होती है। इन फिक्स मान की जो कॉइल रहती है, इन कॉइलों का संयोजन फिक्स 120 डिग्री के अंतराल का होता है। ठीक है,
जैसे हम इसको लोड के साथ संयोजित करते हैं तो उस दौरान इस सीटी कॉइल के अंदर करंट मान प्रवाहित होगा और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा उससे अपनी फिक्स कॉइल जो रहेगी वो भी प्रभावित हो जाएगी। तो इसके प्रभावित होते ही इसमें हम लोग देखते हैं कि एक प्रकार से घूर्णीय प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और जब घूर्णीय प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है तो इस घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर ही, जैसे स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है तो उसके बीच में रखा हुआ रोटर जो होता है वो भी घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही कंडीशन में यहाँ पर ये जो पत्ती रहेगी, अपनी जो लोह पत्ती रहेगी, इस कॉइल के चारों तरफ लोह पत्ती अपनी ये कॉइल के साथ अपने ऊपर एक घुमाव महसूस करेगी। ठीक है, तो ये घुमाव जो रहेगा उसी के आधार पर ही या इसके घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर ही ये ब्लेड जो रहेगी इस पॉइंटर को घुमाने की कोशिश करेगी। और ये पॉइंटर जो रहेगा परिपथ के अंदर लगा हुआ जो लोड है उस लोड के समानुपात में गति करेगा। कहने का मतलब लोड यदि रेजिस्टिव है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा उसका मान 0 रहेगा। ठीक है, और यदि इंडक्टिव लोड यहाँ पर स्थापित है तो उस कंडीशन में बहने वाली करंट जो है उसका मान कम होने के कारण, इस कॉइल के अंदर जाने वाली करंट जो उसका मान कम होने के कारण संकेतक जो होगा वो लेगिंग की ओर गमन करेगा। तो उस दौरान पावर फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो पश्चिम में रिप्रेजेंट हो जाएगी। और यदि कैपेसिटर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ये कैपेसिटिव लोड हम लोग लगाते हैं, सिंक्रोनस मोटर वगैरह हम लोग यहाँ लगाते हैं, जिनकी पावर जो होती है वो kVAR से रिप्रेजेंट की जाती है। अगर ऐसे लोड को हम यहाँ संयोजित करते हैं जिससे कि करंट कैपेसिटी आगे हो जाए तो उस दौरान इसके अंदर बहने वाली करंट जो होती है उसका मान बढ़ जाता है। करंट बहने के कारण पॉइंटर जो होता है वो लीडिंग की ओर गमन करना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अपने को ये यंत्र जो होता है अपना चल लोहे प्रकार का यंत्र उसके द्वारा पावर फैक्टर की वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है। सबसे बड़ी चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि ये यंत्र जो होता है एक सरल प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है, बनावट जो होती है इसकी बहुत सरल होती है। और इसके अलावा इस यंत्र के द्वारा जो मान रिप्रेजेंट किया जाएगा वो चाहे लोड अपना संतुलित हो चाहे नहीं हो, दोनों प्रकार के मान के साथ इसमें वर्किंग की जाएगी। तो इस प्रकार से मूविंग आयरन प्रकार का शक्ति गुणक मीटर होता है उसके द्वारा पावर फैक्टर की गणना की जाती है। तो ये थे अपने पावर फैक्टर के तीनों प्रकार, सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, 3 फेज पावर फैक्टर मीटर और अपना मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, तो देखिए समझिए, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करते